स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अराइवल ऑफ गांधी एंड अर्ली मूवमेंट्स। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियोस में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के 1917 से 18 तक के इवेंट्स को कवर कर चुके हैं। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसे गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है। गांधीयन एरा से नेशनल मूवमेंट की दिशा तो पूरी तरह बदल ही जाती है, साथ ही ये पीरियड आजादी के बाद के भारत को भी दिशा दिखाने का काम करता है। आज हम इसी को शुरू करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे गांधी जी इंडिया के नेशनल मूवमेंट को एक नई डायरेक्शन देते हैं, साथ ही उनकी आइडियोलॉजी और शुरुआत के कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अराइवल ऑफ गांधी जी। दोस्तों, गांधी जी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। उनके साउथ अफ्रीकन कैंपेन को हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में कवर कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका में किए गए उनके काम के बारे में सिर्फ एजुकेटेड क्लास ही नहीं बल्कि आम जनता भी जान गई थी। इसीलिए इंडिया में उनकी पहचान एक सफल लीडर के रूप में बन चुकी थी। साउथ अफ्रीका में संघर्ष के दौरान ही नेशनल मूवमेंट के लिए गांधी जी की आइडियोलॉजी भी डेवलप होती है। उनकी आइडियोलॉजी का बेस सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह था। इसके अलावा गांधी जी सर्वोदय यानी कि सभी के विकास में बिलीव करते थे। गांधी जी की आइडियोलॉजी प्रेरित थी उनकी मदर के आदर्शों से, जैनिज्म फिलॉसफी से, हिंदुइज्म से और लियो टॉल्स्टॉय के विचारों से। इंडिया आने के बाद अपने राजनैतिक गुरु गोखले के कहने पर गांधी जी 1 साल तक देश घूमते हैं, जिससे वो देश और उसके लोगों की हालत को अच्छे से समझ सकें। गांधी जी उस समय चल रहे होम रूल एजिटेशन के फेवर में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वॉर के बीच में ब्रिटेन से होम रूल की डिमांड करना सही नहीं है। यहां तक कि वो वॉर के लिए सोल्जर्स रिक्रूट करने में भी ब्रिटिशर्स की हेल्प करते हैं। इसके लिए उन्हें रिक्रूटिंग सार्जेंट ऑफ द गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही वॉर में उनकी सर्विसेज के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें कैसरे हिंद मेडल भी देती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही गांधी जी इंडिया में कुछ लोकल लेवल आंदोलन का हिस्सा भी बनते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह। दोस्तों, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में यूरोपियन प्लांटर्स किसानों को इंडिगो यानी कि नील की खेती करने के लिए फोर्स कर रहे थे, जिसकी वजह से यहां के किसान बहुत परेशान थे। ना तो वो अपनी जरूरत के अनुसार फूड क्रॉप्स ग्रो कर सकते थे और ना ही उन्हें इंडिगो के लिए सही दाम ही मिलते थे। यहां जो सिस्टम चल रहा था उसे 3 कठिया सिस्टम कहा जाता था। इसका मतलब था कि किसान को कम से कम 3 कट्ठा जमीन पर इंडिगो की खेती करनी होती थी। कट्ठा लैंड मेजरमेंट की एक यूनिट थी, जिसमें 20 कट्ठा 1 बीघा के बराबर होता था। शुरुआत में तो किसानों को इसके अच्छे दाम मिलते थे, इसलिए वो इंडिगो की खेती के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में जर्मन सिंथेटिक डाइज इंडिगो को रिप्लेस करने लगती हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए यूरोपियन प्लांटर्स किसानों से हाई रेंट्स और इलीगल ड्यूज की डिमांड करने लगते हैं। साथ ही किसानों को फोर्स किया जाता है कि वो यूरोपियंस के द्वारा फिक्स किए गए प्राइसेस पर अपने प्रोड्यूस को बेच दें। और अगर किसान इंडिगो ग्रो करने से मना करते तो पुलिस और जुडिशरी की हेल्प से उन्हें डराया धमकाया जाता था। इस वजह से यहां के किसानों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। गांधी जी को इसके बारे में राजकुमार शुक्ला नाम के एक व्यक्ति से पता चलता है, जो चंपारण के ही एक किसान थे। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलकर उन्हें चंपारण के किसानों की मदद करने के लिए कहते हैं। उस समय यानी कि 1916 में गांधी जी कांग्रेस का सेशन अटेंड करने के लिए लखनऊ में थे। उनके पास चंपारण जाने का समय नहीं था, लेकिन राजकुमार शुक्ला उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो गांधी जी को हर जगह फॉलो करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बार चंपारण चलकर किसानों की हालत खुद देख लें। फाइनली गांधी जी उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि वो कैलकाटा की विजिट के बाद चंपारण पहुंच जाएंगे। गांधी जी जब कैलकाटा पहुंचते हैं तब राजकुमार शुक्ला उन्हें चंपारण ले जाने के लिए वहां पहले से ही मौजूद होते हैं।
1917 की शुरुआत में गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं। इसके बाद गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई जैसे लोकल लीडर्स के साथ मिलकर एक टीम बनाते हैं। ये लोग किसानों की समस्या को सही तरीके से समझने के लिए एक सर्वे शुरू करते हैं। गांधी जी की एक्टिविटीज को देखकर लोकल ब्रिटिश ऑफिसर्स थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं साउथ अफ्रीका की तरह गांधी जी यहां भी कोई बड़ा आंदोलन न खड़ा कर दें। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिगो कल्टीवेटर्स की समस्या का हल निकालने के लिए खुद ही एक कमेटी सेटअप करती है। गांधी जी को इस कमेटी का मेंबर बनने के लिए इनवाइट किया जाता है। गांधी जी कमेटी के मेंबर्स को कन्विंस करने में कामयाब होते हैं कि 3 कठिया सिस्टम पूरी तरह गलत है और इसे अबॉलिश करने की जरूरत है। साथ ही इंडिगो प्लांटर्स के साथ अग्रीमेंट करते हैं कि उन्होंने किसानों से जो इलीगल ड्यूज वसूल किए थे उसका 25% किसानों को कॉम्पेंसेशन अमाउंट के रूप में वापस करें। इस तरह गांधी जी के इंटरवेंशन से चंपारण के किसानों की समस्या हल हो जाती है। यहां पर यह समझना जरूरी है कि किसानों की फुल कॉम्पेंसेशन की डिमांड नहीं मानी जाती, लेकिन गांधी जी मिडिल पाथ और कॉम्प्रोमाइज में यकीन करते थे। चंपारण के बाद गांधी जी को मार्च 1918 में अहमदाबाद से बुलावा आ जाता है। यहां कॉटन मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच प्लेग बोनस के डिसकंटिन्यूएशन के इश्यू पर डिस्प्यूट खड़ा हो गया था। मिल ओनर्स बोनस खत्म कर देना चाहते थे और वर्कर्स की डिमांड थी कि इसके बदले में उनके वेजेस में 50% की बढ़ोतरी की जाए, जिससे वो वॉर टाइम इन्फ्लेशन में खुद को मैनेज कर सकें। लेकिन मिल ओनर्स सिर्फ 20% की बढ़ोतरी के लिए तैयार थे, इसलिए वर्कर्स हड़ताल पर चले जाते हैं। मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच के रिश्ते और खराब होने लगते हैं। जब हड़ताल पर गए वर्कर्स को डिसमिस किया जाने लगता है और बॉम्बे से वीवर्स को बुलाने का डिसीजन लिया जाता है, ऐसी सिचुएशन में हेल्प के लिए वर्कर्स अनुसुईया साराभाई के पास पहुंचते हैं। अनुसुईया साराभाई एक सोशल वर्कर थी और अंबालाल साराभाई की बहन भी थी। अंबालाल साराभाई एक मिल ओनर होने के साथ साथ अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। अनुसुईया बहन गांधी जी से इस डिस्प्यूट में इंटरवीन करने की रिक्वेस्ट करती हैं। वैसे तो गांधी जी अंबालाल साराभाई के दोस्त थे। अंबालाल जी ने अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए गांधी जी को डोनेशन भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद गांधी जी यहां वर्कर्स के साथ खड़े होते हैं। अनुसुईया जी भी वर्कर्स को सपोर्ट करती हैं और गांधी जी का पूरा साथ देती हैं। गांधी जी वर्कर्स से वेजेस में 50% की जगह 35% बढ़ोतरी की डिमांड पर हड़ताल करने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही हड़ताल के दौरान पूरी तरह अहिंसा का पालन करने की सलाह भी वर्कर्स को देते हैं। इसके बाद भी जब मिल ओनर्स नहीं मानते तो वर्कर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए गांधी जी खुद आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। ये पहला मौका था जब इंडिया में किसी पॉलिटिकल कॉज के लिए गांधी जी हंगर स्ट्राइक करते हैं। गांधी जी के अनशन का असर मिल ओनर्स पर भी होता है और फाइनली मिल ओनर्स इश्यू को ट्राइब्यूनल के सामने रखने के लिए मान जाते हैं। हड़ताल वापस ले ली जाती है और ट्राइब्यूनल वर्कर्स की 35% वेज हाइक की डिमांड को मान लिया जाता है। अहमदाबाद स्ट्राइक के दौरान ही गांधी जी को खेड़ा आने का इन्विटेशन मिल जाता है। यहां पर 1918 में ड्राउट की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। रेवेन्यू कोड में प्रोविजन था कि नॉर्मल प्रोड्यूस की तुलना में अगर 1/4 से भी कम की पैदावार होती है तो किसानों का लगान माफ किया जा सकता है। किसानों की एक ऑर्गेनाइजेशन गुजरात सभा ब्रिटिश अथॉरिटीज के पास पिटिशन भेजती है कि साल 1919 के लिए रेवेन्यू असेसमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो यहां तक कह देती है कि अगर किसान टैक्स नहीं देंगे तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। खेड़ा में गांधी जी का साथ देने के लिए वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिख, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास जैसे लीडर्स मौजूद थे। ये लोग गांव-गांव जाकर किसानों को ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या करना है। खेड़ा सत्याग्रह में टैक्सेस के नॉन पेमेंट का डिसीजन लिया गया था। इस सत्याग्रह के दौरान किसानों ने शानदार अनुशासन और एकता का परिचय दिया था। टैक्स पे न करने की स्थिति में जब गवर्नमेंट किसानों की पर्सनल प्रॉपर्टी, जमीन एटसेट्रा को जब्त करना शुरू कर देती है, तब भी किसान सरदार पटेल का साथ नहीं छोड़ते और फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन आंदोलन में बने रहते हैं। आखिर में गवर्नमेंट किसानों के साथ समझौते के लिए मान जाती है।
साल 1919 के लिए टैक्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और किसानों की जो भी प्रॉपर्टी सीज की गई थी वो उन्हें लौटा दी जाती है। इस तरह चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में गांधी जी लोगों की समस्या सुलझाने में कामयाब होते हैं और किसानों और वर्कर्स के बीच अपनी एक पहचान बना लेते हैं। इन लोकल लेवल इवेंट्स के बाद अब बारी थी एक ऑल इंडिया मूवमेंट की। गांधी जी का पहला ऑल इंडिया लेवल का आंदोलन कौन सा था और वो किस तरह से होता है, आइए जानते हैं। रॉलेट सत्याग्रह एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। दोस्तों, गांधी जी को उम्मीद थी कि वर्ल्ड वॉर के एंड होने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में जरूर कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएगी, लेकिन होता इसके उल्टा है। इंडियंस को कंसेशंस की जगह मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट का तोहफा मिलता है। आइए रॉलेट एक्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लेकर आए थे। यह एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था, मतलब वॉर जैसी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान किसी भी तरह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को रोकने के लिए एक हार्श लॉ था। यह एक्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के 6 महीने बाद तक के लिए लागू किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नवंबर 1918 में खत्म हो चुका था। इसका मतलब था अब 6 महीने बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को भी हटाया जाना था। लेकिन ब्रिटिशर्स को डर था कि इस एक्ट को हटाने के बाद इंडियन नेशनलिस्ट्स और रेवोल्यूशनरीज की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सर सिडनी रॉलेट के अंडर में एक कमिटी बनाई गई जिसका काम था इंडिया की सिचुएशन को इवैल्यूएट करना और लॉ में चेंजेस सजेस्ट करना। इस कमेटी ने इंडिया में मिलिटेंट नेशनलिज्म को कंट्रोल करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को इनडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड करने का रेकमेंडेशन दिया। यही एक्ट फिर रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका ऑफिशियल नाम एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 है। इस एक्ट का एम था ब्रिटिशर्स के खिलाफ किसी भी कंस्पिरेसी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। इसके प्रोविजंस के अनुसार पुलिस बिना किसी वारंट के किसी भी जगह को सर्च कर सकती थी। इसके अलावा शक के आधार पर किसी को भी 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में डाला जा सकता था। स्पेशल कोर्ट बनाए गए रॉलेट एक्ट से रिलेटेड, जिसमें 3 जज की बेंच फैसला करती थी और इनके फैसले के खिलाफ किसी भी तरह की अपील नहीं की जा सकती थी। इसलिए इस एक्ट को नो अपील नो दलील कानून भी कहा जाने लगा। गांधी जी इसे एक काला कानून कहते हैं और इसके अगेंस्ट सत्याग्रह शुरू करने का डिसीजन लेते हैं। उन्होंने 24 फरवरी 1919 में बॉम्बे में सत्याग्रह सभा शुरू की। आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने के लिए गांधी जी होम रूल लीग जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने साथ जोड़ते हैं। इसके बाद जगह जगह सत्याग्रह सभा की गई और फिर फैसला किया गया कि 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा था कि तभी खबर आती है कि ब्रिटिशर्स ने पंजाब के 2 बड़े लीडर्स सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया है। यह 9 अप्रैल 1919 की बात थी। इस खबर के बाद पंजाब में माहौल खराब होने में देर नहीं लगती। लोग अपने लीडर्स की अरेस्ट के बारे में सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगता है। भीड़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अपना निशाना बनाने लगती है और पूरा पंजाब गुस्से की आग में जलने लगता है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 11 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और पंजाब की जिम्मेदारी जनरल डायर को दे दी जाती है। इन सभी बातों से अनजान अमृतसर और उसके आसपास के गांवों के लोग 13 अप्रैल को बैसाखी के पर्व पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने की खबर मिलने पर जनरल डायर अपने ट्रूप्स को ओपन फायर करने का ऑर्डर दे देते हैं। फायर करने से पहले पब्लिक को किसी भी तरह की वार्निंग भी नहीं दी जाती। इसमें हजारों निहत्थे लोग मारे जाते हैं। इस मास मैसेकर को जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ सत्याग्रह के दौरान देश में फैले वायलेंस से गांधी जी बहुत निराश हो जाते हैं। खासकर बंगाल, पंजाब और गुजरात में बहुत ज्यादा हिंसा हो जाती है। हिंसा की ये घटनाएं गांधी जी को बहुत आहत कर देती हैं। इसलिए 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं।
और वो इस सत्याग्रह को एक हिमालयन ब्लंडर यानी हिमालय जितनी बड़ी गलती बताते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह गांधी जी का पहला ऑल इंडिया लेवल का मूवमेंट एक तरह से फेल हो जाता है। गांधी जी को रियलाइज होता है कि किसी भी बड़े आंदोलन को शुरू करने से पहले उन्हें लोगों को अहिंसा और सत्याग्रह में ट्रेन करने की जरूरत है, और इसके लिए उन्हें कांग्रेस जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की मदद भी चाहिए होगी। इसलिए अपना अगला आंदोलन गांधी जी कांग्रेस के बैनर में ही शुरू करते हैं, और वो आंदोलन था नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।